पैसे पैसे नहीं भी देता, देन ऑल्सो इन दैट केस क्या होगा, जो एग्रीमेंट है वो इलीगल और वॉइड ही रहेगा। ठीक है। तो थर्ड पॉइंट है लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट में, दैट द पर्पस ऑफ एंटरिंग इनटू एन एग्रीमेंट इज कि हम फ्रॉड करना चाहते हैं, इट इज फ्रॉडुलेंट। इसमें जो सेकेंड एग्जाम्पल है, ए बी एंड सी, अब तीन जने इन्होंने एक एग्रीमेंट किया फॉर द डिविजन अमंग देम ऑफ गेन्स एक्वायर्ड, कि उन्हें जो भी फायदा होगा उसे वो एबीसी मिलके बांट लेंगे। ठीक है। और टू बी एक्वायर्ड बाय देम बाय फ्रॉड, और ये जो उन्हें फायदा होगा ये किस चीज के द्वारा हो रहा है, फ्रॉड करके, धोखा करके। तो ऐसे मतलब उससे रिलेटेड अगर कोई ये एग्रीमेंट कर रहे हैं तो ये वॉइड है, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट क्या है, अनलॉफुल। अब इसमें से एबीसी ने मिलकर से कोई फ्रॉड किया और पैसे जो है वो ए के पास आके इकट्ठे हो गए। अब बी और सी अगर उससे पैसे मांग रहे हैं और ए नहीं दे रहा है, तो उस केस में वो उससे पैसे नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि वो आवाज आ रही है बेटा? मैम अब हर्षित, नहीं आ रही। मैम अब नहीं माय आ रही, वॉइस कट इज कट ऑडिबल? के आ रही। हर्षित आ रही है बेटा मैम आवाज? अब आ रही है, पहले नहीं आ रही थी। ओके, हाँ जी आवाज आ रही है हाँ जी मैम। बेटे? इधर ना लाइट चली गई है, कौशत आ रही है आज। आवाज आ रही है मेरी आपको? हाँ जी मैम अब आ रही है। दिव्या आवाज सुन रही है बेटा? तो मैम आ रही है हम। इन और प्रॉपर्टी ऑफ अनदर, क्यों में किसी पर्सन, हाँ जी। मैम एक हो रही है आवाज। आवाज आ रही है मेरी आपको? यस मैम।
मैम आवाज नहीं आ रही। हेलो। हाँ जी मैम हेलो। आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है मैम अभी आ आवाज रही है। पहले। हाँ जी मैम। मेरे को ओहो, मेरे को पहले बता देते। हाँ कि हाँ। चलो, लेकिन बाकी भी कोई बोल नहीं रहा है कि आवाज नहीं आ रही है। मैसेज डाला था मैम। क्या मैसेज? अच्छा, ओके। मैसेज वो दूसरी तरफ है, वो स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं हो रहा सामने। चलो, इधर से मैं पॉइंट स्टार्टिंग से एक बार रिपीट कर रही हूँ। ठीक है। इफ इट इन्वॉल्व्स और इम्प्लाइज इंजरी टू पर्सन और प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी का मतलब है मूवेबल एज वेल एज इमूवेबल प्रॉपर्टी। रामस्वरूप वर्सेस बंसी मंथर का केस है कि एक पर्सन ने 100 रुपए उधार लिए और उसके बदले में उसने क्या प्रॉमिस किया कि वो 2 साल तक काम करेगा दूसरे पर्सन के पास जिससे उधार लिया है। ठीक है। और अगर उससे पे करने में गलती हो जाती है, तो वो क्या करेगा, बहुत ही हाई रेट पे एग्जॉर्बिटेंट इंटरेस्ट, ठीक है, उसके ऊपर वो चार्ज किया जाएगा। ऐसे से अगर कोई एग्रीमेंट है कि एक पर्सन ने दूसरे से पैसे उधार लिए, उसके बदले में जब तक वो पैसे उधार पूरे चुका नहीं देता, ना वो शहर छोड़ के जाएगा, ना अपना मकान बेचेगा, ना कोई मकान खरीदेगा, ना वो अपनी नौकरी छोड़ेगा। अगर ऐसी कंडीशंस उसके ऊपर लगाई गई हैं, तो वो एग्रीमेंट बेसिकली वो उस एम्प्लॉय को क्या कॉज कर रही है, इंजरी कॉज कर रही है, क्योंकि वो उसके जो पर्सनल फ्रीडम है, लिबर्टी, उसको वो कर्टेल कर रही हैं, उसको वो मतलब कि उसके राइट टू फ्रीडम को लिमिट कर रही हैं। तो ऐसा कोई एग्रीमेंट करते हैं तो वो वॉइड है। ठीक है। क्योंकि इस केस में फिर इसका मतलब हो गया कि वो ये वाला जो इस तरह का अगर हम एग्रीमेंट कर रहे हैं तो इसको हम डिस्टिंग्विश ही नहीं कर सकते स्लेवरी से। ठीक है। स्लेवरी का मतलब हो गया गुलामी, बेसिकली तो उससे गुलामी करवानी शुरू करवा दी। ठीक है। इसलिए वो इंजूरियस है और ऐसे जो एग्रीमेंट्स है दीज आर वॉइड। ठीक है। इसमें अगला पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट, द कोर्ट रिगार्ड्स इट इमोरल, कि जो आपने एग्रीमेंट किया है कोर्ट उसे इमोरल कंसिडर करती है। ठीक है। और इसमें आपने ये जरूर ध्यान देना, द वर्ड है द कोर्ट। ठीक है। कोर्ट रिगार्ड करती है। और इसमें जो इमोरल है, इमोरल की जो डेफिनेशन है ये ना, एरिया टू एरिया, हाँ, कंट्री टू कंट्री, मतलब ये डिपेंड करेगी। ठीक है, कि हिंदू सोसाइटी में व्हाट इज मॉरल, व्हाट इज नॉट इमोरल। ठीक है। या फिर मतलब कहो कि इंडिया में क्या चीज मॉरल है, अमेरिका में क्या मॉरल है, ये डिपेंड करेगा, मगर इसकी डेफिनेशन अलग अलग होएगी समय के हिसाब से। रिलेटिव टर्म है ये। ठीक है। रिलेटिव का मतलब है कि हम इसे कंपैरिजन में देखते हैं। तो पैरामीटर्स क्या है इमोरलिटी के, कैसे हम नापेंगे, क्या लिमिटेशंस हैं। इमोरलिटी इज अ रिलेटिव टर्म, ये रिलेटिव टर्म है इन रिलेशन टू वैल्यूज ऑफ द सोसाइटी एट ए पर्टिकुलर टाइम एंड स्पेस। ठीक है, कि सोसाइटी में एक पर्टिकुलर टाइम पे, क्योंकि जो चीज कहो कि आज इमोरल कंसिडर की जाती है, क्या वो 100 साल पहले भी इमोरल थी? ठीक है। मतलब 100 years बैक ऐसे, मतलब कि वो कोई 1920s का कोई नॉवल या कोई ऐसी कोई कोई पर्सन बता रहा था कि कोई पढ़ रहा था, तो उसमें लिखा हुआ था कि वो चाय पीने लग गया, उसे बुरी आदत लग गई। ठीक है। अब बैड हैबिट के, अब आजकल की डेट में चाय पीने को कौन बैड हैबिट कहता है? ठीक है। टाइम के साथ चेंज हो गया। तो जो मॉरलिटी की डेफिनेशन है या इमोरलिटी की, वो सोसाइटी की वैल्यूज और उस पर्टिकुलर टाइम के ऊपर डिपेंड करेगा। और इसमें कौन डिसाइड करेगा? कोर्ट। द कोर्ट ऑफ द कोर्ट विल बी द जज ऑफ द स्टैंडर्ड फॉर दिस पर्टिकुलर इमोरलिटी। ठीक है, कि कोर्ट डिसाइड करेगी कि ये इमोरल है कि नहीं है। ठीक है। इसमें एक एग्जाम्पल केस है, बाईविजली वर्सेस नानसा नगर। इसमें मनी मतलब उधार देते हैं, पैसे उधार दिए जाते हैं एक मैरिड वुमेन। क्यों दिए जाते हैं? ताकि वो अपने पति से डिवोर्स ले ले। और वो पर्सन उसे क्यों उधार दे रहा है? क्योंकि वो कह रहा है कि तुम मतलब कि मैं तुम्हें पैसे उधार दूंगा, तुम डिवोर्स लेना हस्बैंड से और बाद में मेरे से शादी कर लेना। बट दिस इज अगेंस्ट द हिंदू लॉ के अगेंस्ट है ये। ठीक है। ये चीज इमोरल है कि अगर कोई मैरिड पर्सन है तो मतलब कि उसके मतलब वो मैरिज को मतलब रिलेशनशिप को ब्रेक किया जाए। तो इसलिए ये एग्रीमेंट क्या है, इमोरल है और इसलिए वॉइड है। ठीक है। इसमें हम ऐसा कहें कि से कि वो लेडी ने अगर पैसे ले लिए और उसके बाद उसने डिवोर्स नहीं लिया, तो वो दूसरा पर्सन कुछ नहीं कर सकता। ठीक है। और अगर मतलब कि कहो कि इसमें ऑपोजिट कैन ऑल्सो बी देयर।
इसी को आगे कंटिन्यूड है, इफ द कोर्ट रिगार्ड्स इट एज इमोरल, एग्रीमेंट विच आर कॉन्ट्रेरी टू गुड मॉरल्स आर इलीगल एंड वॉइड। जो गुड मॉरल्स के अगेंस्ट है एग्रीमेंट्स, वो क्या है, इलीगल है एज वेल एज वॉइड है। इसमें एक एग्जांपल है कि एक पर्सन है, वो अपनी बेटी को बी को दे रहा है, ठीक है। ए एग्रीज टू लेट हर डॉटर टू बी फॉर कॉन्क्यूबिनेज, ठीक है, कॉन्क्यूबाइन मतलब वो बना के रखेगा, ठीक है। ये जो एग्रीमेंट है ये अनलॉफुल है और इमोरल है, ठीक है। कॉन्क्यूबिनेज का मीनिंग इधर दिया हुआ है, स्टेट ऑफ लिविंग टुगेदर एज मैन एंड वाइफ विदाउट बीइंग मैरिड, सो इट इज कंसिडर्ड एज बीइंग इमोरल बाय द कोर्ट। इसी में आगे और एग्जांपल है, एन एग्रीमेंट फॉर फ्यूचर मैरिज आफ्टर सेपरेशन फ्रॉम द प्रेजेंट हस्बैंड, ठीक है, कि एग्रीमेंट फ्यूचर के लिए कर रहे हैं, मैरिज के लिए, ठीक है, कि एक वो पर्सन वो मतलब कि वो लेडी के साथ कर रहा है कि भाई कि वो अपने प्रेजेंट हस्बैंड को छोड़ के उसके साथ बाद में शादी करेगी, तो ये एग्रीमेंट्स इमोरल हैं। और क्या इंस्टेंसेस हैं, मतलब इमोरलिटी के, इंटरफियरेंस विद मैट्रिमोनियल रिलेशंस, ये मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप में अगर इंटरफियर कर रहे हैं, किसी की शादी तोड़वाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो चीजें क्या है, इमोरल है। और सेकंड इसमें है डीलिंग विद प्रोस्टिट्यूट, अगर प्रोस्टिट्यूशन यानी वेश्यावृत्ति से रिलेटेड कोई चीजें की सेल परचेज या काम किया जा रहा है, तो उसको भी इमोरल ही कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। इसी में 6 पॉइंट आगे है, इफ द कोर्ट रिगार्ड्स इट एज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, कि जो एग्रीमेंट है कोर्ट के हिसाब से वो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, ठीक है, तो भी वो वॉइड होगा, नहीं आप अप्लाई कर सकते। पब्लिक पॉलिसी को वैसे एग्जैक्टली तो कहीं डिफाइन नहीं किया गया, ठीक है। बेसिकली हम इसको क्या वैसे जनरली क्या बोल सकते हैं, पब्लिक पॉलिसी इज दैट प्रिंसिपल ऑफ लॉ which holds that no citizen can lawfully do that which has a tendency to be injurious to the public। इसका क्या मतलब है कि कोई सिटीजन लॉफुली वो काम नहीं कर सकता या उसमें वैसी टेंडेंसी नहीं होनी चाहिए कोई गलत काम करने की जिससे कि पब्लिक को कोई नुकसान पहुंचे, ठीक है, पब्लिक को, उसकी संपत्ति को, एक्सेट्रा, ठीक है। तो इसमें जो भी कोई एग्रीमेंट है जिससे कि करप्शन या इनजस्टिस प्रमोट हो रहा है और इज अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक, या पब्लिक के इंटरेस्ट के अपोज्ड है, तो उसको अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी माना जाएगा। और फाइनली इफेक्ट वही होगा कि ये जो ऐसे एग्रीमेंट्स हैं इन्हें लागू नहीं कर सकते, अनएनफोर्सिबल है, वॉइड है, दीज आर वॉइड एग्रीमेंट्स, दे कांट बी इम्प्लीमेंटेड इन द कोर्ट ऑफ लॉ। इसमें अब ये एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, एग्रीमेंट्स अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, ठीक है। सबसे पहला है ट्रेडिंग विद एनिमी, ठीक है। अगर आपका कोई एनिमी कंट्री है तो आप उसके साथ कोई एग्रीमेंट्स नहीं कर सकते हो, ठीक है। से अगर पाकिस्तान के साथ हमारा पीस टाइम चल रहा है, आप उसके साथ एग्रीमेंट कर सकते हो, बट कहो कि अगर वॉर डिक्लेयर हो जाती है तो उस केस में आप अपने एलियन एनिमी के साथ आप एग्रीमेंट नहीं कर सकते हो, ठीक है। अगर आपने से वॉर शुरू होने से पहले कोई एग्रीमेंट किया हुआ था, तो अगर वॉर चल रही है तो वॉर के दौरान या तो वो एग्रीमेंट सस्पेंड माना जाएगा या फिर वो कैंसिल माना जाएगा। अगर तो वो सस्पेंडेड मान रहे हैं यानी कि जब वॉर खत्म हो जाएगी तो उसके बाद आप एग्रीमेंट को एग्जीक्यूट कर सकते हो, बट वॉर के दौरान नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि ये पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट कि जिस कंट्री के साथ आपकी लड़ाई चल रही है उसी के साथ आप एग्रीमेंट कर रहे हो, ओके। सेकंड पॉइंट है स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन, कि प्रोसिक्यूशन में अड़चन डालना, किसी ने कोई गलत काम किया, से किसी ने कोई चोरी की, डकैती की, तो उसके ऊपर कोर्ट में केस चल रहा है और जो गवाह हैं उनको मतलब दूसरी पार्टी क्या कर रही है, वो गवाहों को क्या कह रही है, खरीद रही है, या तो ठीक है, या जज को जाके खरीदने की कोशिश कर रही है, पैसे दे रहे हैं, या फिर वो गवाहों को पैसे दे रहे हैं कि भाई तुमने जाके गवाही नहीं देनी, या वो क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कि तुम अपना बयान बदल दो। तो इसका मतलब है कि जो वो पर्सन्स हैं, वो पार्टीज हैं, वो क्या कर रही हैं, प्रोसिक्यूशन को स्टिफल कर रही हैं, ठीक है, उसमें अड़चन डालने की कोशिश कर रही हैं, वो नेचुरल प्रोसेस ऑफ जस्टिस के बीच में आ रही, जिसने गलत किया उसको कोर्ट में ट्रायल उसका बनता ही बनता है, ठीक है। तो कोर्ट ने डिसाइड करना है, उसमें फिर अड़चन डाली जा रही है, तो ये एग्रीमेंट्स अपोज टू पब्लिक पॉलिसी माने जाएंगे।
उसके बाद अगला आ जाता है मेंटेनेंस एंड चैम्पर्टी। ये मैंने आपको फर्स्ट पार्ट के स्टार्टिंग में भी बताया था कि अगर कोई पर्सन कोई केस कर रहा है, ठीक है, किसी को सू कर रहा है, पर उसका उसमें अपना कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, केस करने का मकसद सिर्फ ये है कि दूसरे पर्सन को नुकसान पहुंचाना, या तो ये मकसद है या फिर ये मकसद है, उस केस में आपका पर्सनल इंटरेस्ट कोई नहीं है, आप उसके लिए मेंटेन करोगे, यानी कि आप उसका लीगल फीस, कचहरी की फीस, वकील की फीस आप पे करोगे, मेंटेन करोगे उस सूट को, ताकि अगर वो केस कल को जीत जाते हैं तो वो जो उसके पैसे हैं आपस में बांटे जा सके, तो आपस में बांटे जा सके, डिविजन उसमें करना, उसमें गेन को, उसको कहते हैं चैम्पर्टी, और मेंटेनेंस का मतलब है लॉ सूट मेंटेन करना। पर इसमें आपका कोई पर्सनल इंटरेस्ट है नहीं, ना आपको कोई नुकसान पहुंचा है, तो ऐसे अगर आप केसेस में आप मेंटेन करते हो या आप उसके चैम्पर्टी, आप उसके गेन्स को डिवाइड करने के लिए कोई एग्रीमेंट करते हो, दैट इज अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी। ठीक है, आप वो केसेस डेफिनेटली कर सकते हो जिसमें आपका कोई पर्सनल मोटिव है, जिसमें आपका कोई पर्सनल इंटरेस्ट है, आपको कोई लॉस हो रहा है या आपके ऊपर किसी ने केस किया, तो आप डिफेंड पक्का कर सकते हो। ठीक है, बट बिना मतलब किसी केस को मेंटेन करना जिसमें इंटरेस्ट नहीं है, वो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। देन फोर्थ आ गया ट्रैफिक रिलेटेड टू पब्लिक ऑफिसेस। अब पब्लिक ऑफिसेस में ट्रैफिक का बेसिकली मतलब है कि करप्शन करना। आप पब्लिक ऑफिसेस को ना सेल कर सकते हो ना ट्रांसफर कर सकते हो एज पर लॉ। ठीक है, अब अगर किसी को कोई सरकारी नौकरी टीचर की मिल गई, हाँ, तो उसने क्या किया, अपनी जगह पे किसी और को बोल दिया कि भाई कि तू इधर पे 5,000 ले और तू इधर पे मेरी जगह पे वो मतलब कि जाके पढ़ाता रहे, तो दैट इज ट्रैफिक अगेन रिलेटिंग टू पब्लिक ऑफिस, और ये अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। या किसी ने आपको कहा कि ये वाली नौकरी मैं दिला दूंगा, ठीक है, और इसके लिए आप मेरे को मतलब 5 लाख इतने पे करूँ अमाउंट, तो मतलब कि दैट इज ऑल्सो ट्रैफिक रिलेटेड टू पब्लिक ऑफिसेस। अब किसी ने मतलब 5 लाख ले लिए और उसके बाद उसने मतलब वो पर्सन को जॉब नहीं दिलाई, तो वो क्या है, उस केस में आप दिस इज अ वॉइड एग्रीमेंट, आप उसमें कोर्ट में नहीं जा सकते। ठीक है, यू कैन गो फाइल एंड एफआईआर या बाकी रूल्स में आप जो आपके पास रेमेडी है वो करोगे लॉ में, बट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से इट इज अ वॉइड एग्रीमेंट। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है एग्रीमेंट टेंडिंग टू क्रिएट इंटरेस्ट अपोज टू ड्यूटी, कि आप ऐसा एग्रीमेंट कर रहे हो जिसमें कि आप पर्सन की ड्यूटी के अगेंस्ट इंटरेस्ट क्रिएट करवा रहे हो। ठीक है, से कोई टीचर है, अब टीचर का मतलब है उसे फेयर होके काम करना। ठीक है, कोई जज है, जज का भी ड्यूटी है, जज की भी ड्यूटी है कि उसे फेयर होके वो जजमेंट देनी है। ठीक है, से कोई पर्सन जज के पास पहुंच जाता है, ठीक है, उसका केस चल रहा है उसके पास, जज के पास, और वो जज को मतलब वो अपने फ्रेंड के थ्रू या कैसे भी मैसेज पहुंचाता है कि भाई मैं आपको ये 10 लाख रुपए दूंगा कि आप इस केस को लटकाई जाओ, या तो ऐसे बोल रहा है, या फिर उन्हें कह रहा है कि आप जो फैसला है कि मेरे फेवर में दे दो, जबकि वो गलत है। तो इसमें वो क्या कर रहा है, एग्रीमेंट टेंडिंग टू क्रिएट इंटरेस्ट अपोज टू ड्यूटी, तो ड्यूटी के अगेंस्ट इंटरेस्ट क्रिएट करने की वो कोशिश कर रहा है। तो ऐसे जो भी एग्रीमेंट हैं ये क्या है, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, सो दीज आर। ठीक है, 6 पॉइंट आ गया मैरिज ब्रोकेज एग्रीमेंट, मैरिज को ब्रेक करना या मैरिज में ब्रोकर की तरह काम करना। ठीक है, कमीशन वगैरह लेके कि ये किसी और स्टेट से लड़की को ले आए, इधर पे आके मतलब कि उसको भेज दिया शादी के लिए। ठीक है, या किसी की कोई शादी हुई है उसको तोड़ने की कोशिश करना, तो ये अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है। ठीक है, 7 पॉइंट क्या है, एग्रीमेंट टेंडिंग टू क्रिएट मोनोपोलीज, कौन से एग्रीमेंट जिसमें मोनोपोली क्रिएट हो रही है। ठीक है, ऐसे कोई एग्रीमेंट है, ए बी सी मिलके वो एक जगह लोकली डील करते हैं, उन्होंने तीनों ने एग्रीमेंट कर लिया कि हम तो चीज इतने पे ही बेचेंगे। ठीक है, अपनी मोनोपोली क्रिएट कर ली, लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं, कुछ नहीं। तो ऐसे अगर कोई मोनोपोली एकाधिकार करने की कोशिश करता है तो वो क्या है, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है। ठीक है, इसी में अगला है एग्रीमेंट्स टू इन्फ्लुएंस इलेक्शन टू पब्लिक ऑफिसेस। ठीक है, पब्लिक ऑफिसेस में इलेक्शन वगैरह से रिलेटेड, ठीक है, उसके लिए कोई एग्रीमेंट्स किए जाते हैं। ठीक है, से कहो कि जाली वोटिंग के लिए या कुछ और तरीके से, तो पब्लिक ऑफिसेस से में को इन्फ्लुएंस करने के लिए जो एग्रीमेंट्स किए जाते हैं वो भी अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है। देन 9 पॉइंट क्या है, एग्रीमेंट्स इन रेस्ट्रेंट ऑफ पर्सनल लिबर्टी।
ऐसा एग्रीमेंट जिसमें कि पर्सनल लिबर्टी के ऊपर पर्सन की रेस्ट्रेंट लगा रहे हैं, रोक लगा रहे हैं। जैसे कि वो आपको एग्जांपल दिया मैंने कि एक पर्सन ने किसी से पैसे उधार लिए, हाँ, और उसके बदले में क्या एग्रीमेंट हुआ है कि जब तक वो पर्सन एग्रीमेंट पैसे नहीं चुका देता तो वो क्या करेगा, वो शहर छोड़ के नहीं जा सकता, अपना मकान नहीं बेच सकता, नया मकान नहीं खरीद सकता, अपनी नौकरी नहीं छोड़ सकता, कहीं उसे मतलब कहो कि हैवी इन्वेस्टमेंट करनी है तो उनकी परमिशन लेके करेगा। तो ऐसे एग्रीमेंट्स जो है वो पर्सनल लिबर्टी को रेस्ट्रेंट कर रहे हैं और ये पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है। लास्ट पॉइंट इसमें आ रहा है एग्रीमेंट्स इंटरफेयरिंग विद मैरिटल ड्यूटीज। मैरिटल के स्पेलिंग पे एक बार आप मतलब कि जस्ट गिव अ फोकस, मैरिटल MARI, ठीक है। हाँ, अगर मैरिटल ड्यूटीज जो मैरिड लोगों की जो ड्यूटीज हैं, ठीक है, उसके बीच में इंटरफियर करने वाले कोई एग्रीमेंट है तो उसको भी अपोज टू पब्लिक पॉलिसी माना जाएगा। अब इधर हम करेंगे अनलॉफुल और इलीगल एग्रीमेंट्स। इसके बीच में यू शुड बी क्लियर अबाउट इट्स मीनिंग एंड यू शुड नो हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन देम, ठीक है। अनलॉफुल और इलीगल वैसे तो हमें तकरीबन एक जैसे ही लगते हैं, लेकिन अनलॉफुल एग्रीमेंट कौन से हैं, मैं इसमें अनलॉफुल और इलीगल में इंटेंसिटी का फर्क है, ठीक है। जो इलीगल एग्रीमेंट है उनका जो मतलब इंटेंसिटी है वो बहुत हाई है, वो मतलब कि उसका असर बहुत ज्यादा है नेगेटिव, ठीक है। अनलॉफुल का नेगेटिव असर थोड़ा कम है। एन अनलॉफुल एग्रीमेंट इज वन विच लाइक अ वॉइड एग्रीमेंट इज डेस्टिट्यूट ऑफ लीगल इफेक्ट्स ऑल टुगेदर, ठीक है। अनलॉफुल एग्रीमेंट वॉइड की तरह है, लॉ में लागू नहीं कर सकते हैं, लीगल इफेक्ट से वो वंचित है, ठीक है। इट अफेक्ट्स ओनली इमीडिएट पार्टीज एंड हैज नो फर्दर कंसीक्वेंसेस। ये सिर्फ इमीडिएट पार्टीज के ऊपर असर डाल रहा है और इसका और कोई ज्यादा असर नहीं है, इसके कोई फर्दर कंसीक्वेंसेस नहीं है। पर जो इलीगल एग्रीमेंट है उसमें क्या है, इलीगल एग्रीमेंट ना सिर्फ वो दोनों पार्टीज के बीच में, ए और बी के बीच में, ठीक है, वो असर डालेगा, बट कोलेटरल ट्रांजैक्शन पे भी इसका असर पड़ेगा, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। इसमें से ए और बी उन्होंने स्मगल्ड गुड्स का वो डीलिंग करते हैं, ए और बी ने एग्रीमेंट किया स्मगल्ड गुड्स के सेल परचेज का, लेकिन बी ने खरीदने थे, बी के पास पैसे नहीं थे। बी ने क्या किया, सी के साथ एग्रीमेंट कर लिया कि उससे पैसे उधार ले लिए, और सी से जो उसने पैसे उधार लिए, हाँ, उसके बारे में मतलब बी ने पैसे उधार लिए तो बी ने वो पैसे लगाने थे स्मगलिंग के लिए, ये चीज सी को अच्छे से मालूम थी, पर उसने पैसे उधार दे दिए बी को, ठीक है। तो मेन एग्रीमेंट हुआ ए और बी के बीच में जो इलीगल है, ठीक है, स्मगल्ड गुड्स के लिए। और जो एग्रीमेंट हुआ है बी और सी के बीच में वो कोलेटरल ट्रांजैक्शन है, ठीक है, वो मतलब कि सेकेंडरी है। प्राइमरी एग्रीमेंट हो गया स्मगलिंग का, कोलेटरल हो गया जो लोन लिया है। तो इलीगल के केस में मेन एग्रीमेंट स्मगलिंग का और कोलेटरल यानी कि वो जो उधार लिया है वो दोनों ही इलीगल हो जाएंगे, ठीक है। इसको इधर रीड आउट करें। An illegal agreement is not only void as between immediate parties, but has this further effect that collateral transactions to it also become tainted with illegality. Collateral transactions के ऊपर भी ये असर डाल देती है। अब यही वाला एक बार जो एग्जाम्पल मैंने दिया इसको थोड़ा सा बदल के देखें। ए और बी स्मगलिंग गुड्स की डीलिंग करते हैं, ठीक है। बी को पैसे उधार चाहिए थे, बी ने सी से पैसे उधार ले लिए, बट सी को नहीं पता उसने कहाँ पे पैसे यूज करने, सी को कुछ नहीं मालूम। क्योंकि सी को नहीं मालूम है तो इस केस में सिर्फ क्या होगा, सिर्फ ए और बी के बीच का एग्रीमेंट वो ही वॉइड होगा, वो ही इलीगल होगा। बी और सी के बीच का जो एग्रीमेंट है वो वैलिड रहेगा, ठीक है। ओके यस मैम। ओके, ठीक है। इसी में आगे एग्जाम्पल है कि एल जो है वो पैसे उधार दे रहा है 5,000 रुपए बी को। क्यों दे रहा है, ताकि वो कुछ प्रोहिबिटेड गुड्स जो मना की गई हैं गुड्स वो खरीद सके किसी वो एलियन एनिमी से, ठीक है। तो इसके केस में अब जो एग्रीमेंट हो रहा है, ठीक है, बी का एग्रीमेंट टी के साथ हो रहा है एलियन एनिमी के साथ, वो तो इलीगल है ही है, ठीक है। और अगर मतलब ये कहो एंड द एग्रीमेंट बिटवीन बी एंड एल शेल आल्सो बिकम
इलीगल। बी और एल, क्योंकि एल ने क्या किया है, बी को पैसे उधार दिए हैं और उसे पता है कि वो प्रोहिबिटेड गुड्स के लिए यूज करेगा। तो मेन ट्रांजैक्शन क्या है, प्रोहिबिटेड गुड्स जो एलियन एनिमी से ली जा रही है। कोलेटरल क्या है, उधार वाली। तो दोनों के दोनों इलीगल हो जाएंगी। और अगर पैसा उधार दे दिया है एल ने, तो वो अपना पैसा उधार रिकवर नहीं कर सकता। ठीक है, he can recover the amount if he did not know the purpose of the loan। अगर एल को ये नहीं मालूम है कि ये 5,000 रुपए प्रोहिबिटेड गुड्स के लिए यूज किए जाएंगे, अगर ये चीज से वो अनजान है, तो वो रिकवर कर सकता है। बट अगर उसे पर्पस मालूम है, तो इसका मतलब तो यही हुआ ना, उसने इलीगल काम में मदद की। इसीलिए कोलेटरल ट्रांजैक्शन उस केसेस में वो भी टेंटेड विद इलीगैलिटी हो जाएगा। ठीक है, अब इलीगैलिटी का असर क्या होगा, क्या आप इलीगैलिटी को सीवरेबल सेपरेट कर सकते हो? ठीक है, वेदर इलीगैलिटी इज सीवरेबल, क्या आप उसे सेपरेट कर सकते हो कि नहीं कर सकते? अगर तो आप सेपरेट कर सकते हो, तो कौन से एग्रीमेंट जो है वो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो? जो लीगल है। ठीक है, और जो भाग इसका इलीगल है उसे आप वॉइड करोगे, वो वाला लागू नहीं किया जा सकता। उसके बाद इसी में आ रहा है रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। रेसिप्रोकल प्रोमिसेस का मतलब होता है एक हाथ ले एक हाथ दे। ठीक है, कि अगर मैं आपको पैसे दे रही हूँ, आप मेरे को कार दे रहे हो, दैट इज अ रेसिप्रोकल प्रॉमिस। ठीक है, अगर रेसिप्रोकल प्रोमिसेस दोनों ही वो चीजें जो है इलीगल हैं, तो फिर क्या होगा, पूरा का पूरा एग्रीमेंट इलीगल हो जाएगा। फिर एक इसमें है ऑल्टरनेटिव प्रॉमिस, एक वर्ड आता है। हाँ, अब ये है कि से एक मेरे पास एक मकान है, ठीक है, उसको किराए पे चढ़ाना है। तो उस पे किराए पे या तो मैं किसी फैमिली को दे सकती हूँ। ठीक है, दैट इज वन प्रॉमिस। ठीक है, जो मेरा एक डीलर के साथ हुआ है कि मेरा मकान है, इसको किराए पे चढ़ा के देना है। हाँ, और डीलर के साथ हुआ है, तो उस केस में डीलर ने फैमिली को दे दिया। ठीक है, ओके, तो वो लीगल है, कोई बात नहीं। अगर उसके साथ एक ऑल्टरनेटिव प्रॉमिस किया कि अगर से कोई फैमिली नहीं मिलती है, तो इसको गैमलिंग हाउस बनवा दो। ठीक है, गैमलिंग हाउस बनवाना इज नॉट लीगल, वो इलीगल है। तो उसके केस में जो ब्रांच लीगल है वो तो अलाउड है, बट अगर ऑल्टरनेटिव प्रॉमिस है कि ये नहीं तो ये कर लेना, तो उस केस में जो इलीगल चीज है उसको आप लागू नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आपने ऑल्टरनेटिव प्रोमिसेस रखे हुए हैं और ऑल्टरनेटिव प्रॉमिस आपका इलीगल। ठीक है, एग्रीमेंट्स void if consideration and objects lawful in part under section 24 where illegality is not feasible। अगर आपकी कोई एग्रीमेंट है जिसमें लीगैलिटी और इलीगैलिटी को हम सेपरेट नहीं कर सकते, से एक पर्सन ने कोई अपना, मतलब एक ओनर है, उसने मालिक ने एक मैनेजर रखा हुआ है, वो मैनेजर से कुछ लीगल काम कराता है, कुछ इलीगल कराता है, पेमेंट वो इकट्ठी दे देता है। ठीक है, दोनों काम की। और इसमें आप सेपरेट नहीं कर सकते हो कि कौन सी लीगल की दे रहा है, कौन सी इलीगल की दे रहा है। तो उस केस में क्या होगा, आप सेपरेट नहीं कर सकते हो लीगैलिटी वर्सेस इलीगैलिटी को, सीवरेबल नहीं है, तो पूरा का पूरा एग्रीमेंट ही वॉइड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसकी ब्रांच सेपरेट नहीं कर सकते हैं, तो पूरा का पूरा ही इलीगल होगा। ठीक है, इसी में वॉइड एग्रीमेंट का है, दैट विल कवर। अभी आपकी क्लास है बेटा आगे? हरप्रीत, मैम दिव्या, क्लास मोहिनी? लिंक तो आई नहीं है अभी यस तक। मैम, लिंक तो आया नहीं मैम अभी तक। ओके, क्योंकि मेगा मैम तो बेटा वो रिजाइन कर चुकी हैं, रजिंदा मैम ने आज ज्वाइन किया है। ठीक है, मैम को मैंने कह दिया है, हाँ बता दिया था मैंने आप लोगों का स्टेटस, आपके जो टॉपिक्स कवर होगी एक बार रजिंदा मैम को आप कन्वे कर देना। ठीक है, कि मैम ताकि आगे से शुरू करवा सके आप। ठीक है, ओके मैम। और 5-7 मिनट में आपको करवा देती हूँ। इनकेस आपको अगर कोई मैसेज आ जाता है तो आप मेरे को मतलब कि बता देना। ठीक है, मैं वहां स्टॉप करती हूँ। ठीक है, वॉइड एग्रीमेंट क्या है? वॉइड एग्रीमेंट्स दीज आर मेड बाय इनकॉम्पिटेंट पार्टीज। ठीक है, इसमें ये हम स्टार्टिंग वाले कर चुके हैं, जैसे माइनर के साथ आपका एग्रीमेंट क्या है, वॉइड है। ठीक है, तो एग्रीमेंट्स मेड बाय इनकॉम्पिटेंट पार्टीज वो वॉइड होते हैं, हम कर चुके हैं। एग्रीमेंट्स मेड अंडर म्यूचुअल मिस्टेक वो भी वॉइड होते हैं, बायलैटरल मिस्टेक वाले किए थे प्री कंसेंट में। ठीक है, एग्रीमेंट्स कंसिडरेशन ऑब्जेक्ट ऑफ विच इज अनलॉफुल अंडर सेक्शन 23, ये हमने अभी स्टार्टिंग में अभी अभी ही किया है। ठीक है, कि वो एग्रीमेंट जिसका कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है वो भी वॉइड है।
इलीगल एग्रीमेंट सेक्शन 24, ये भी अब हमने कर लिया कि इलीगल एग्रीमेंट में ना सिर्फ मेन एग्रीमेंट बल्कि क्या उसके साथ साथ कोलेटरल एग्रीमेंट्स भी वो भी वॉइड हो जाते हैं। ठीक है, और बिना कंसिडरेशन के हमने किया है नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, सो एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड, सेक्शन 25। ठीक है, एग्रीमेंट्स एंड रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, किसी को शादी करने से रोकना, ठीक है, या एक पर्सन है कि उसको कहना मतलब कि उसको शादी करने से रोकना कि वो से सी है, सी को ए ने रोक दिया है कि वो किसी और से शादी नहीं करेगी, ठीक है, कि मतलब कि वो सिर्फ ए के साथ करेगी, तो उसको शादी के लिए रोक रहे हैं, ऐसे कोई एग्रीमेंट्स हैं, देन दीज आर वॉइड एग्रीमेंट्स। एग्रीमेंट्स इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, अगर ट्रेड को रेस्ट्रेंट करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें ये डिपेंड करेगा कि जो आप रेस्ट्रिक्शंस लगा रहे हो वो कितनी कहो कि जेन्युइन है। ठीक है, इसी में से मतलब एक पर्सन है उसके पास कोई टेलर काम करता है, ठीक है, बुटीक का काम कर रहे हैं, और जब उसने टेलर को काम पे रखा था तो उसने मतलब से एग्रीमेंट उसके साथ किया कि वो जब भी इधर से छोड़ के जाएगा तो वो फॉर 5 years मलोट में काम नहीं करेगा। ठीक है, मलोट के बाहर वो कहीं भी कर सकता है, तो एक पर्टिकुलर रेडियस मेंशन कर दिया। ठीक है, तो रिस्ट्रिक्शन तो लगाई है उसको काम करने पे, पर एक लिमिट में लगाई है, तो वो अलाउड है। ठीक है, लेकिन अगर उसे कहें कि वो कहीं पे भी काम नहीं कर सकता तो फिर वो रिस्ट्रिक्शन जो है वो वॉइड एग्रीमेंट हो जाएगी। इसी में है एग्रीमेंट्स इन रेस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, कि लीगल प्रोसीडिंग कोई पर्सन के ए और मतलब एक पर्सन ने किसी के घर डाका डाला, अब उसको कहा कि आप केस नहीं कर सकते हो हमारे पे, ठीक है, तो उसको लीगल प्रोसीडिंग करने से रोक रहे हैं, या कोई लीगल प्रोसीडिंग चल रही है उसके बीच में गवाहों को का बयान बदलने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें गवाही देने से रोक रहे हैं, केस को जबरदस्ती लंबा खींचने की कोशिश कर रहे हैं, जज को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे कोई एग्रीमेंट जो हैं वो वॉइड है। ऐसे ही अनसर्टेन एग्रीमेंट, अनसर्टेन एग्रीमेंट जिसमें अब आपको कहा कि दिस पर्टिकुलर हाउस इट शुड बी हैंडसमली डेकोरेटेड। अब ये हैंडसम वर्ड जो है ये बहुत ही वेग है, क्लियर नहीं है। अगर तो हम इसको वेग चीज को क्लियर कर सकते हैं तो ठीक है, फिर वो एग्रीमेंट वॉइड नहीं होगा। बट अगर इसको क्लियर नहीं किया जा सकता, इसके मीनिंग को सर्टेन नहीं किया जा सकता, तो वो वॉइड एग्रीमेंट होगा और इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता। ठीक है, ऐसे एक एग्रीमेंट है कि किसी ने वो दूसरे के साथ, ए ने बी के साथ किया दैट ही वांट्स टू बाय परचेज व्हीट। अब कौन सी क्वालिटी का व्हीट, ये बड़ा अनसर्टेन है। अगर तो इसको सर्टेन आप कर सकते हो देन इट्स फाइन, बट अगर सर्टेन नहीं किया जा सकता तो वो वॉइड एग्रीमेंट हो जाएगा। इसी में 10th पॉइंट आता है वेजरिंग एग्रीमेंट। वेजरिंग होता है सट्टा लगाना। ठीक है, क्रिकेट के मैच में इंडिया जीतेगा नहीं जीतेगा, हम कहें धोनी इतने रन बनाएगा, विराट कोहली ऐसा खेलेगा वैसा खेलेगा, इस पे बेटिंग, वेजरिंग का मतलब है बेट लगाना। ठीक है, शर्त लगाना, बेटिंग लगाना और सट्टा खेलना, बेसिकली जो सतौड़ी हम कहते हैं, ब्रोकर्स होते हैं। तो ऐसे कोई भी जो एग्रीमेंट है वो क्या है, वो वॉइड है। अगर से किसी ने कोई सट्टा लगाया इंडिया कि इंडिया से जीतेगा या इंडिया हारेगा या इतने रन बनाएगा, हाँ, तो उस केस में उसने मतलब अगर पैसा लगा दिया और उसको उसे बाई चांस मुनाफा हो रहा है, दूसरी पार्टी नहीं दे रही है उसे वो मुनाफा, तो वो कोर्ट में नहीं जा सकता क्योंकि वो एग्रीमेंट क्या है, वॉइड, एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट। इसी में अगला क्या है, इम्पॉसिबल एग्रीमेंट। ठीक है, वो एग्रीमेंट जो इम्पॉसिबल है। अब कोई शिप अगर डूब गई है, ठीक है, तो वो इम्पॉसिबल है कि वापस नहीं आ सकती है। आसमान से कोई तारे तोड़ के लाना, कोई कहे कि ये आप मतलब एक पर्सन की वाइफ गुजर गई, दूसरे मतलब कि दूसरे ने किया कि भाई मैं इसके अंदर जान फूंक दूंगा, कितने मेरे को पैसे दो, तो वो इम्पॉसिबल एग्रीमेंट्स हैं और वो वॉइड है एज पर सेक्शन 50। ठीक है, इट कैन बी फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी, इट कैन बी लीगल इम्पॉसिबिलिटी। और इसी के ये आगे का जो पोर्शन है, मतलब गो थ्रू दिस, वट एवर योर डाउट्स आर देयर विल डिस्कस दैट इन द क्लास। ओके, that is about today. In case you have got any queries you can ask me that.